अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया था और उस चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट टॉपिक्स जो वेव से रिलेटेड थे, वेव की टाइप्स, वेव से रिलेटेड टर्म्स जो थी वो हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम उस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, बुक के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरीके से लिखा गया वो रैंडमली लिखा हुआ है। डेफिनेशन उन्होंने सबसे आखिर में जाके लिखी, मैथमेटिकल पोर्शन की कोई हेडिंग नहीं। तो मैं ज़रा तरतीब के साथ चलूँगा, ज़रा काइंडली इसको समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं हम। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? देखें, कोई भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन जो है ना वो वेव मोशन कहलाती है। कोई भी वाइब्रेटरी मोशन वेव मोशन होगी, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जो है या वेव मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगी? जब दो कंडीशनें उसके अंदर पूरी होंगी, दो शर्तें या दो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो वो वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन बी कहलाएगी। वेव मोशन तो वो वैसे भी है ही है लाजमी, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बनेगी? जब दो कंडीशंस पूरी होंगी। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या हो कि जब हमारे पास किसी भी वाइब्रेटरी बॉडी को मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या करती है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो किसी एक्सेलरेशन के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अगर पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर वाइब्रेटरी मोशन की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो उसकी एक्सेलरेशन के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। यानी मीन पोजीशन से जितना दूर बॉडी को मूव करेंगे उतना ही वो तेज़ी से मूव करे। आप एक झूले की एग्जांपल ले लीजिए कि एक स्विंग को या एक झूले को हम मूव करते हैं, जितना उसको अपने हाथ के साथ पुश करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, ठीक है, मीन पोजीशन से हल्का सा पुश करोगे तो वो थोड़ा सा हल्का मूव करेगा। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा दूर तक पुश करते हैं और छोड़ देते हैं तो उतनी तेज़ी से मूव करेगा, यानी उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। स्प्रिंग को देख लें, स्प्रिंग को आप हल्का सा पकड़ के छोड़ेंगे तो वो आहिस्ता सा मूव करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा दूर ले जाके उसको छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से हमारे पास क्या करेगा, मूव करेगा। तो पहली कंडीशन क्या होगी? मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जो डायरेक्शन होती है एक्सेलरेशन की वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हमारे पास मैंने आपसे जिक्र किया दूसरी कंडीशन का। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की होगी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। आप किसी भी चीज़ को मूव करें, झूले को या किसी भी चीज़ को, स्प्रिंग को छोड़ दें तो वो वापस किधर आएगी? वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आएगी ना। वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ वापस आने की कोशिश करती है। हर चीज़ अपनी असल की तरफ वापस आने की कोशिश करती है। ये डेफिनेशन लिख दी मैंने, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। वाइब्रेटरी मोशन इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट फुलफिल टू कंडीशंस। पहली कौन कौन सी है? इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अच्छा जी, अब हमने इसके एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। पहली जो बुक में डिटेल से एग्जांपल मेंशन की हुई है, मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक स्प्रिंग के साथ जो हेलिकल स्प्रिंग हो उसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एक मैस को ना अटैच किया हुआ है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर आप देख सकते हो स्प्रिंग के साथ ना मैस को अटैच किया हुआ है। इनिशियल कंडीशन ये के अंदर ना ये मेन पोजीशन इसकी पॉइंट ओ है, नज़र आ रहा होगा आपको। पॉइंट ओ जो है ना इसकी मेन पोजीशन है। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करते हैं तो ये पॉइंट ए तक चला जाता है। पॉइंट ए पे जब जाता है तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और फिर हमारे पास क्या करते हैं, इसको जब छोड़ दिया जाता है तो कंप्रेस होकर ये पॉइंट बी तक पहुंच जाता है और तब ये डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करता है। पॉइंट ए और पॉइंट बी इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाएंगे और ओ इसकी मीन पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। ये स्प्रिंग की कंडीशन है, ये इसकी मूवमेंट है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, फिर बता रहा हूँ ये एक्स है। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसकी ना हम जाते हैं मैथमेटिकल इसके पोर्शन के ऊपर। तो हुक्स लॉ स्प्रिंग के ऊपर हमेशा हुक्स लॉ अप्लाई होता है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी एक्सटेंशन के। जितनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी हुक्स लॉ के मुताबिक। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कर दिया मैंने। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, के।
एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे जब हम स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे वो क्या करेगा, वापस अपनी असली हालत में आएगा, यानी कि रीस्टोर हो जाएगा। तो उससे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो एक्सटर्नल फोर्स का ऑपोजिट साइन के साथ होती है। यहाँ पे हमने रिस्टोरिंग फोर्स को लिया, मैंने लिखा नेगेटिव साइन फॉर रिस्टोरिंग फोर्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। तो अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें जो कि नॉर्मली हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स के लिए होता है, वो एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया। अच्छा, एक तरफ एफ इज इक्वल टू एम ए और एक तरफ है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दोनों एफ के इक्वल हैं। इन दोनों इक्वेशंस को ना हम कंपेयर करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो एम हो जाएगा माइनस के एक्स के, हमें ए की वैल्यू लेनी है तो एम को इक्वल टू उस तरफ ले जाएं तो माइनस के ओवर एम एक्स हो जाएगा। अब के तो पहले से कांस्टेंट है, एम भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर हम के और एम दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ पे लिखी भी हुई है मैंने बात, तो अगर दोनों कांस्टेंट्स को कांस्टेंट को आपको पता है रिमूव कर दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। अच्छा, अब ए इज इक्वल टू माइनस एक्स जो आया ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की ना इक्वेशन भी कहलाती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या होगा, ए जो है एक्सेलरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स, यानी कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि मीन पोजीशन की तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा होगी, ठीक है। तो ये मैथ्स अटैच टू द स्प्रिंग। अच्छा, उसके बाद ना इसका टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। टाइम पीरियड जो है ना, आपको पता है कि वो टाइम होता है जो कि एक साइकिल को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। तो स्प्रिंग हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन यानी पॉइंट ओ से ए पे जाए, ए से वापस ओ पे आए, फिर बी पे जाए, वापस ओ पे आए, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है ना। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए से जो टाइम रिक्वायर्ड है तो टाइम पीरियड कहते हैं। वो टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट के इक्वल है। ये इसका फार्मूला है। 2 पाई कांस्टेंट है, एम उसका मैस है और के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल डिस्कस की गई है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैंने कहा था एक स्ट्रिंग लें, उसको धागे के साथ, धागा जो है वो उसको एक मेटालिक बॉब के साथ हैंग कर लें। पॉइंट ए इसकी हमारे पास क्या होगी, मीन पोजीशन, और पॉइंट ए पे जाएगा तो इसकी, और पॉइंट बी पे जाएगा तो मीन ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होंगी, और एक्स इनका डिस्प्लेसमेंट होगी। ये भी जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो तरीका इसका भी वही है, वही सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन इसका टाइम पीरियड का फार्मूला चेंज है। वो क्या होगा, 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। 2 पाई कांस्टेंट है, एल इस स्ट्रिंग की ना लेंथ है, मतलब कितनी लेंथ आपने रखी है, और जी ग्रेविटी है। तो ये बात हैरानकुन है कि सिंपल पेंडुलम के अंदर मैथ्स आप जितना मर्जी बड़ा लगा दें उससे फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड का, बल्कि सिर्फ लेंथ और जी से फ़र्क पड़ता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट वाला, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद लास्ट चीज़ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। करेक्टरिस्टिक्स मतलब इसकी जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दो करेक्टरिस्टिक तो वही हैं इसकी जो इसकी कंडीशंस के अंदर रखी गई कि द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मीन पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड द मीन पोजीशन। ये दोनों तो वही कि हमारे पास कंडीशन होगी। तीसरी हमारे पास है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के। आपको पता है वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज़ है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके जो बॉडी है वो रुक जाती है, उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जबकि मीन पोजीशन के ऊपर वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी इसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। ऑन द अदर हैंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जबकि मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इस वजह से टेंशन एनर्जी ज़ीरो होगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं, एक और टॉपिक है, रिलेशनशिप हमने निकालना है वेव की स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी का आम फार्मूला होता है d/d डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वेव मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को ना लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा था वेवलेंथ हमारे पास क्या, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है, तो वो हमारे पास वेव लेंथ हमारे पास लैम्डा के साथ डी को रिप्लेस कर देंगे।
और जो सिंपल टाइम है उसको टाइम पीरियड के साथ टी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू लेमडा ओवर टी। हमारे पास हो गया डी की जगह लेमडा, स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी लगा दें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा डॉट 1/t भी लिख सकते हैं। 1/t जो है वो फ्रीक्वेंसी की इक्वल होता है, ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लेमडा यानी कि एफ लेमडा, ये हमारे पास डेरिवेशन होगी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा। v वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी और लेमडा हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस चैप्टर का हमारे पास एक टॉपिक रह गया, रिपल टैंक और उसकी प्रॉपर्टीज़, और फिर एक्सरसाइज है इसकी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको करेंगे। आप इसको अपने कॉपीज़ के ऊपर लाजमी आपने लिखना है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी, जिसको ना मिले वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उसको मैं खुद से प्रोवाइड कर दूँगा। अपने और भी लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।